नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को आंगल नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हिंदी साहित्य संस्थान आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, समृद्धशाली रहें, ऐसी प्रार्थना करता है। मैं अपनी पूरी टीम की ओर से पुनः सभी दर्शकों को आंगल नववर्ष की शुभकामनाएँ देती हूँ। 2025 का आज पहला बुधवार और 2025 में पहली किरदार आई हैं एक खूबसूरत महिला। और खूबसूरत क्यों है? क्या वो देखने में खूबसूरत है? दोस्तों, महिला हमेशा खूबसूरत होती है, लेकिन किरदार ज़िंदगी में जो महिलाएँ या जो पुरुष जो जो भी किरदार आते हैं, उनका व्यक्तित्व बहुत खूबसूरत होता है। क्योंकि उनका किरदार ख़ास है, इसीलिए वो किरदार ज़िंदगी में आते हैं। हमने सोचा 2025 के पहले बुधवार में आपको एक ऐसी सशक्त महिला से रूबरू कराऊं, उनका परिचय दूं, उनसे बातचीत करें हम आपस में, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन उनका जो जज्बा है, उनके अंदर जो जिजीविषा है, जिंदगी को जिस नजरिए से वो देखती हैं, वो काबिले तारीफ है। मैं डॉक्टर कायनात काजी की बात कर रही हूँ, जो भारत की पहली महिला सोलो ट्रैवलर है, यानी कि यायावर हिंदी में अगर हम कहें। पुरुषों का आधिपत्य रहा है इस क्षेत्र में, लेकिन आज एक महिला को हम लेकर आए हैं इस पुरुष की दुनिया में, इस क्षेत्र में खासकर एक महिला ने अपना परचम लहराया है। डॉक्टर कायनात काजी से मुलाकात करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। पिछले 5 वर्षों में आपने 3 लाख किलोमीटर की यात्रा की है। उसके अलावा आप एक लेखिका हैं, फोटोग्राफर हैं, संस्कृति संरक्षणवादी हैं और बहुत सारे सम्मानों से आपको सम्मानित किया गया है। उसमें एक प्रयत्न रत्न सम्मान है, जो जिससे आपको नवाजा गया है। और पूरे देश विदेश में घूम घूम कर आपने 1 लाख से ज्यादा फोटोग्राफी, जो फोटो हम खींचते हैं, छायाचित्र लेते हैं, उस छायाचित्र के जो संकलन है, वो इतना सारा है। और इन संकलन का वो क्या करती हैं, उनसे हम मिलेंगे, उनके बारे में जानेंगे, बहुत सारी बातचीत करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी हैं। साथ ही बोगनवेलिया आर्ट फाउंडेशन की आप संस्थापिका हैं। दोस्तों, एक बात कहना चाहती हूँ कि कोई महिला मुस्लिम समुदाय से यायावर हैं, घर से बाहर निकलती हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है एक महिला के लिए। और आज कह सकते हैं कि वाकई महिला सशक्त हो गई। तो चलिए डॉक्टर काजी से मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, कुछ अनकही कुछ कही बातें, कुछ उनके जीवन की, कुछ उनके संघर्षों की, कुछ उनकी उपलब्धियों की बातें करते हैं, उनके परिवार की बातें करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो चलिए मिलते हैं। डॉक्टर कायनात काजी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपने अपना समय दिया, उसके लिए विशेष आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। मुझे बुलाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। साल की इतनी खूबसूरत शुरुआत, इसके बिना तो हो ही नहीं बिल्कुल, सकती। साल की बहुत खूबसूरत शुरुआत हुई है आज, और ऐसा मुझे लग रहा है। और तमाम दर्शक जो धीरे-धीरे हमारे साथ जुड़ेंगे, वो देखेंगे कि किस प्रकार जो एक कहते हैं ना, मेरा चेहरा इतना खुशनुमा सा दिख रहा है, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ कि पहली बुधवार को
मैं एक ऐसे किरदार के साथ हूँ और जो वादा हमेशा करके जाती हूँ कि एक बेहतरीन किरदार को लेकर आऊँगी, तो आज उस वादे को भी पूरा किया है। तो उसकी चमक है मेरे चेहरे पे जो तमाम दर्शकों को अभी दिखाई देगी, धीरे-धीरे लोग जुड़ेंगे। अ, डॉक्टर काज़ी सबसे पहले तो हम जब भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, किरदार-ए-ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, तो हम परिवार के बारे में बात करते हैं। क्योंकि परिवार से अलग हम हो ही नहीं सकते। अगर आप आज कुछ कर रही हैं, जैसे कि आपके परिचय में मैंने एक बात कह दी कि एक मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएँ होती हैं, वो इन सब क्षेत्रों में थोड़ा रहता है उनका। और इतनी ज़्यादा आपको खुली छूट मिली जो आप इतना कुछ कर पाईं, परिवार का बड़ा सहयोग है आपके साथ। तो हम चाहेंगे कि पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें और यहीं से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन है और आप अपने परिवार के बारे में हमें बताइए। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के ज़िला फ़िरोज़ाबाद में हुआ, जो कि पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित है। अगर मंडल के रूप में बात करें तो ये ब्रज क्षेत्र में आता है, तो आप मुझे कह सकती हैं कि मैं ब्रजवासी हूँ, क्योंकि हमारी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, जो हमारी अपनी भाषा ब्रज भाषा। मुस्लिम परिवार में जन्म लिया और उस पर भी काज़ी परिवार में। काज़ी यानी कि मुस्लिम्स के जो पुरोहित होते हैं, कम्युनिटी के जो सबसे बड़ा ओहदा है, वो काज़ी है, जिसके पीछे पूरा शहर नमाज़ पढ़ता है ईद की। तो यानी कि ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। वो धर्मगुरु है और उनकी बेटी पर्दा नहीं करती, उनकी बेटियाँ साइकिल चलाती हैं, कार चलाती हैं और उनकी बेटी ट्रैवलर है। तो देखा जाए तो मेरे हिस्से की जो संघर्ष था ऐसा वाला जो कम्युनिटी से का सामना करना और उन बैरियर्स को तोड़ना, वो मेरे स्थान पर मेरी माँ ने किया, मेरे पिता ने किया। अन्यथा हम भी आज पर्दानशीन होते, बुर्का पहने होते, किसी घर की शोभा बढ़ा रहे होते। लेकिन मेरे पिता ने तय किया कि नहीं, मेरे बच्चे पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि वो इस्लाम के सच्चे फॉलोअर थे। वो इस्लाम नहीं मानते थे जो कि मुल्ला मौलवी इंटरप्रेट करते हैं। वो इस्लाम मानते थे जो कुरान कहता है। कुरान में कहीं पर भी बुर्के का ज़िक्र नहीं है। जो भी बुर्का उड़ाया जा रहा है, ये इधर कुछ एक हमारे पड़ोसी देश हैं जहाँ पे बुर्का है, अदरवाइज़ कहीं पर बुर्का भी नहीं है। एजुकेशन, कुरान की पहली आयत कहती है पढ़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़ जो कुछ इस कायनात में है। और दुःख की बात ये है कि हमारे समाज में पढ़ाई ही सबसे पीछे है और केवल पढ़ाई ही एक चीज़ है जो कि अंधकार को मिटा सकती है। इनफैक्ट अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री की तरफ देखेंगे तो बेगम खदीजा, वो एक एंटरप्रेन्योर थी, वो एजुकेटेड थी, बेगम आयशा, ये सब पढ़े लिखे थे। लेकिन मोहम्मद साहब की पत्नी बेगम आयशा, बेगम खदीजा, ये सब पढ़ी लिखी विमेन थी, लेकिन इनके बारे में अब कोई बात नहीं करता है, क्योंकि समय के साथ चीज़ों को मिस इंटरप्रेटेड किया गया। तो मुझे लगता है कि एक मुस्लिम परिवार में पैदा होना और फिर उससे बाहर निकलना, अपने मन की करना, ये थोड़ा एक संघर्ष रहा जिसमें परिवार का पूरा साथ मिला और परिवार के साथ के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मुझे लगता है परिवार हमारी ताकत है। आज भी जब मैं प्रोजेक्ट पे जाती हूँ, मुझे शूट करना होता है, मैं बिना सोचे-समझे, मेरा मेरा बच्चा है और वो मेरा अकेले का बच्चा नहीं है, वो पूरे परिवार का बच्चा है। उसको बस परिवार के बीच भेज देते हैं और उसका लालन-पालन शायद मैं उसे अकेले पाल रही होती तो वो इतना बेहतर इंसान नहीं बन पाता जितना कि वो अपनी उम्र के बच्चों के हिसाब से उसने शेयर करना सीखा है, उसने देना सीखा है। उसको संस्कार मिले क्योंकि उसको पूरे परिवार के संस्कार मिल रहा है। तो ये हम इंडियंस की ताकत है, जॉइंट फैमिली। डॉक्टर काज़ी 2 बातों को बढ़ावा दिया आज आपने कार्यक्रम के माध्यम से। एक तो एकल परिवार के बारे में आपने नहीं बात की, आपने संयुक्त परिवार की बात की, जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आजकल एकल से भी एकल परिवार हो गया है, न्यूक्लियर फैमिली जिसको बोलते हैं। तो बिल्कुल। उस बात को भी खंडित किया आपने आज आज की जो बातचीत हमारी हो रही है और एक ख़ास बात आपने बताई जो बहुत ज़रूरी है, मज़हब के नाम पर जात-पात के नाम पर जो चीज़ें हो रही हैं समाज में और कुरान कुछ और कहता है
लोग उसे कुछ और परोस रहे हैं। ये आज आपने कार्यक्रम के माध्यम से बताया। मुझे लगता है हिंदी साहित्य संस्थान का ये मंच बहुत ही गौरवान्वित है, क्योंकि हम हमेशा यही कोशिश करते हैं डॉक्टर कायनात कि सच परोसें, सच बताएँ। हमारे किरदार में हमेशा एक ऐसे नायाब, कहते हैं ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि नायाब हीरे को हमने तलाशा है और उसको एक माला में हम पिरोते जा रहे हैं। और आज जो है वो माला न सिर्फ पूरी हो रही है, बल्कि उस माला में 4 चाँद भी लग रहे हैं, क्योंकि एक और नूर, एक और कोहिनूर आके लग गया है आज की हमारी। और 126 मनके हमारे आज पूरे हुए हैं। क्या बात! 126वाँ एपिसोड है आज हमारा। और जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि इस्लाम को मानने वाले जो काज़ी परिवार है वो, और वो कितने ब्रॉड माइंडेड है। बिल्कुल। वो संकुचित नहीं है, वो अपने विचारों को अपने बच्चों पर थोपते नहीं है, परिवार पर थोपते नहीं है। ये अलग जो धारा बहाई है आज आपने, तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हम हमेशा गुमराह होते हैं। हम हमेशा गुमराह होते हैं, हम हमेशा जो हमें सुनाया जाता है वो हम सुन रहे हैं। जो बिल्कुल। वास्तविकता है वहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो आपने आज वास्तविकता तक हमें पहुँचाया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन चूँकि परिवार की पृष्ठभूमि आपने बता दी कि मैं सब। एक बात बात और ऐड करना चाहूँगी अगर आप मुझे जी, अलाउ करें। छात्र जीवन की का एक संस्मरण है, छोटा-सा ज़रूर सुनाना चाहती हूँ। अ, जब मैं 5वीं-6वीं कक्षा में थी, तो मेरे पिताजी का एडवर्टाइज़मेंट का बिज़नेस था और उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रिंट होती थीं, तो उसमें गीता सार भी बहुत प्रिंट होते थे। तो मेरे पिताजी जब भी गीता सार प्रिंट होकर आते थे, उसका पहला जो एक पीस होता था, उस स्टिकर का, वो मेरे रूम में दीवार पे लगाते थे। और जिस जिस राइटिंग पैड पर मैं परीक्षा देने जाती थी, उस राइटिंग पैड पर चिपकाते थे। ये क्रम चलता रहा मेरे पूरे छात्र जीवन तक। और ये वो दौर था, जब मेरे साथ की लड़कियाँ परीक्षा के दिनों में मस्जिद के मौलवी साहब से कलम पर कुछ भी मंत्र पढ़वा के ला रही थी, सूरतें पढ़वा के ला रही थी, कि अगर उन्होंने दुआ कर दी है, उन्होंने वो मंत्र फूँक दिया है, तो मेरा एग्ज़ाम अच्छा होगा। तो ये अंधविश्वास है। ये झाड़-फूँक, ये जाप करके कुछ सिद्ध कर लेना, पा लेना, ये आपको अकर्मठता की ओर ले जा रहा है। मतलब आपको कर्म तो आप करेंगे नहीं, फिर ज़रूरत क्या है कर्म करने की? फिर तो आप एक काम करिए कि आपको पास तो करा ही देगा, आप जाप करिए, माला फेरिए या किसी मौलवी से जाके दुआ करा आइए। वो आपको कुछ भी पढ़ के दे देगा, तावीज़ बना देगा, आप तावीज़ पहन लेना। आप देखिएगा, कभी भी फ़िल्मों में मुसलमान को प्रोजेक्ट किया जाता है, तो वो गले में इतना चौड़ा तावीज़ पहना होता है। दैट्स द आइडेंटिटी। जबकि उम, कोई तावीज़, कोई पत्थर, कोई चमत्कार नहीं करने वाला है। मैंने एक से एक पढ़े-लिखे लोगों को देखा है और वो ऐसे लाल, पीली, नीली अंगूठियाँ पहने क्यों अपनी कर्म कर्म पर भरोसा क्यों नहीं है? गीता तो कह रही है कर्म करो। तो हमने कर्म कर्म की शिक्षा हमें गीता सार से मिली। एक काज़ी ने अपनी बेटी को शिक्षा गीता सार से दी। ये खूबसूरती थी हमारे देश की। और आज मेरा पूरा जीवन मैं मुसलमान हूँ, मैं प्रैक्टिशनर मुसलमान हूँ, लेकिन कर्म कांड नहीं करती। जो कुरान में जीवन जीने की जो सही बातें लिखी हैं, मैं उन्हें फॉलो करती हूँ। बहुत बढ़िया बात आपने कही डॉक्टर काज़ी। और धीरे-धीरे बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप गौतम जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और डॉक्टर दिग्विजय सिंह राठौर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन है। अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन है। डॉक्टर संगीता पाहुजा हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप सभी से एक ही निवेदन करती हूँ कि कार्यक्रम के साथ बने भी रहें और कार्यक्रम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे कि डॉक्टर कायनात हमारे साथ जुड़ी हैं। और पटल के मुख्य सलाहकार मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय सुनील शर्मा सागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ और आप सभी को पुनः आंगन नववर्ष की शुभकामनाएँ देती हूँ। पारुल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन है, स्वागत है। और जो लोग अभी-अभी जुड़े हैं, वो आपकी उस खूबसूरत भरी जो बात अभी आपने कही थी, प्यारी-सी, खूबसूरत-सी बात, वो
कहीं मिस कर गए हैं। लेकिन जब दोबारा से इस प्रोग्राम को देखेंगे तो वो समझेंगे कि एक जो मज़हब की दीवार है वो सब बुरे नहीं होते और सब अच्छे भी नहीं होते। दुनिया इसी तरह चलती है। ख़ैर कार्यक्रम को हम आगे भी बढ़ाएँगे और आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करती हूँ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और आज का दिन ख़ास है क्योंकि आज 2025 की अ, मतलब 25 का पहला बुधवार और पहली तारीख में डॉक्टर काज़ी हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, लेकिन जो सोलो ट्रैवलर का एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया, वो कैसे आया? बचपन से आया कि आप इसी फ़ील्ड में जाना चाहती थीं, या अचानक से कुछ चमत्कार हुए ज़िंदगी में और आपको जो ऊर्जा है, कोई ऊर्जा पुंज है, वो आपको इस ओर लेकर गया? क्या कुछ हुआ आपके जीवन में? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और कहते हैं ना इस कि सवाल का आप जवाब ज़रूर दीजिए, लेकिन मैं तमाम दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जो अभी-अभी जुड़े हैं, पारुल जी, सुरेंद्र भाई साहब सब अभी जुड़े हैं, मैं बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर कायनात काज़ी 5 वर्षों में 3 लाख किलोमीटर की यात्रा कर चुकी हैं और भारत की संस्कृति को सहेजने का काम कर रही हैं। जी, अब आप जवाब दीजिए। मैं जब छोटी थी और मेरी सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में फ़ाहियान की तस्वीर दिखाई देती थी, एक चीनी यात्री जो अपने साथ एक कुर्सी-नुमा कुछ कैरी कर रहा होता था और उसके बारे में एक छोटा संस्मरण लिखा होता था कि कैसे वो चाइना से आया और उसने पूरी दुनिया की यात्रा की, भारत की बहुत इंटेंसिवली यात्राएँ की। तो उस एक छोटे से चित्र को देखकर बहुत आकर्षित होते थे और मुझे लगता था कि कितने अनोखे लोग हैं। हम जब बचपन में बात कर रहे होते हैं कि बेटा क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। तब मैं उस चीनी यात्री को देखकर इतनी ज़्यादा आकर्षित होती थी कि मुझे लगता था कि ट्रैवलर बनना ये कुछ अनोखा काम है। और जब उन यात्रियों के संस्मरण पढ़ती थी तो साथ में मन में एक सवाल पैदा होता था कि यात्री हमेशा पुरुष क्यों हुए हैं? महिलाएँ यात्री क्यों नहीं हुई हैं? महिलाएँ यात्री अगर होंगी तो शायद वो दुनिया को और बेहतर नज़रिए से देखकर उसको दिखा पाएँगी। जिन्हें यात्रियों ने अपने विवरण लिखे। आप नोटिस कीजिए यूरोप में जितने भी ऐसे देश हैं जिस पर रानियों का राज रहा, स्त्रियों का राज रहा, वो बहुत खूबसूरत है। उनके एस्थेटिक्स बहुत अमेज़िंग है क्योंकि महिलाएँ सुंदरता पर, एस्थेटिक्स पर, डिटेलिंग पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। तो अगर वो यात्राएँ करेंगी तो शायद वो जो डिटेलिंग है वो उनके संस्मरणों में भी रिफ्लेक्ट होगी। तो मन में ये बात आई कि ट्रैवलर किसी स्त्री को होना चाहिए, तो लगा कि मुझे यही करना है। तब तो मुझे कहीं पर भी मैप्स दिखाई देते थे। मेरी कक्षा में जब वो मैप भरने का, नक्शे भरने का एक्सरसाइज़ कराई जाती थी, तो सारे बच्चे परेशान होते थे कि कैसे भरें? और मुझे वो इतना इंटरेस्टिंग लगता था, मैं बोलती थी, "अरे घबराओ मत, सब अपने नक्शे मुझे दे दो, मैं भर देती हूँ।" तो नक्शों से प्रेम, मानचित्रों से प्रेम अ, बहुत बचपन में ही मन में घर कर गया था और जब मेरी उम्र की लड़कियां पेंटिंग्स फ्रेम कराने जाती थी फ्रेम करने वाले की दुकान पर मैं नक्शे फ्रेम करवाने जाती थी और अपने रूम में लाकर लगाती थी वर्ल्ड मैप इंडिया का मैप अलग अलग तरीके से मैप में जो मार्क किया होता है एटलस मेरे ग्रैंडफादर को एटलस का बहुत ज्ञान था वो हम लोगों को बहुत छोटे बच्चे थे तब वो एटलस खोलकर बैठ जाते थे उनके पास बहुत सुंदर सुंदर एटलस होते थे वो हमें पढ़ाते थे तो वहां से इनहेरेंट किया और ट्रैवलर बनने का सपना धीरे-धीरे परवान चढ़ता गया। अ, घर का माहौल बहुत लोकतांत्रिक था। मतलब मेरे घर में मुझसे पूर्व जितने लोग हुए हैं मतलब मेरे ग्रैंडफ़ादर, मेरे मदर, मेरे फादर, तो इन सब की का जो लिटरेचर की तरफ इंक्लिनेशन था, झुकाव था, वो बाय डिफ़ॉल्ट उर्दू लिटरेचर का था। लेकिन जब मैं बड़ी हो रही थी, तो हमारे घर में पुस्तकें बहुत आती थी और उम्र के हिसाब से मेरी बड़ी 2 बहनें हैं, उनके हिसाब से उनके ऐज के अनुसार किताबें आती थी। मेरे लिए नंदन, बालहंस ये आती थी। तो धीरे-धीरे हिंदी साहित्य में रुचि बढ़ी। तो जब और बड़ी हुई 10वीं कक्षा में आई, फिर ग्रेजुएशन में आई, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं हिंदी साहित्य पढ़ूँगी। तो मुझे ये स्वतंत्रता मिली कि मैं हिंदी साहित्य पढूँ, क्योंकि बच्चा छोटा भी है, तब भी उसकी जो एक मत है, उसको सुना जाता है।
तो ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ईश्वर की कृपा है कि मुझे ऐसा माहौल मिला, ऐसा परिवार मिला कि जहाँ मुझे मेरी पसंद, मेरी चॉइस के को अपनाने का पूरा अधिकार दिया गया। तो इस तरह हिंदी साहित्य की तरफ झुकाव हुआ और ग्रेजुएशन में डबल हिंदी पढ़ी, तो और गहरा होता गया और समय के साथ-साथ ये आगे बढ़ता गया। तो पीएचडी हो गई इस तरह और पीएचडी होने के बाद ट्रैवल करने का मन था। ट्रैवल पहले अपने पिताजी के साथ ट्रैवल किया करती थी, फिर उसके बाद खुद ट्रैवल करना शुरू किया। फ़ोटोग्राफ़ी सीखी लकीली। तो वो कहते हैं ना, आपके जो सपने हैं, उन्हें मरने नहीं देना चाहिए, उन्हें हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए। तब भी जब उनके पूरे होने की कहीं कोई अ, उम्मीद नज़र ना आती हो, क्योंकि एक दिन ज़रूर कोई ना कोई एक रे ऑफ होप दिखाई देगी, कहीं कहीं रोशनी की एक किरण फूटेगी, क्योंकि रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सुबह उजाला होता है। बिल्कुल सही कहा आपने जो कहते हैं ना कि शिद्दत से आप किसी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है, जुट जाती है और कहीं न कहीं कुछ न कुछ कहते हैं साज़िश करती है ताकि आप वहाँ तक पहुँचे। जिस तरह से आप बता रही हैं अपने शौक के बारे में और कैसे आप फ़ोटोग्राफ़ी के साथ-साथ आपने एक एक यायावर बन गई, महिला यायावर। तो यायावर एक ऐसा शब्द है, ये बहुत मुझे लगता है बहुत शक्तिशाली शब्द है ये। और बोलते वक़्त लगता है कि हाँ, इस शब्द में बहुत वज़न है। तो वो काम आपने कर दिखाया 3 लाख किलोमीटर की यात्रा की आपने, ये सब ईश्वर ने कहीं न कहीं आपके लिए रखा था। और हुँ, वाक़ई ये बात बिल्कुल सच है, तमाम दर्शक भी इस बात से अ मुकरेंगे नहीं मतलब इत्तेफ़ाक रखेंगे कि उन्हें भी ऐसा लगेगा कि हम जो चाहते हैं, दिल से अगर हृदय की गहराइयों से अगर हम किसी बात की चाह रखते हैं, तो ईश्वर पूरा करने में बहुत सहयोग देता है। हमेशा रास्ता तो दिखाता ये अब है। विकल्प चीज़ें मन में होती हैं दबी हुई और वो बाहर आ जाती हैं। ख़ैर मैं अपने बारे में आज बात नहीं करूँगी, मन में बहुत सारी बातें थी आपको देखकर मैं भी सोच रही थी कुछ मन की बातें साझा करूँ, लेकिन आज आपका दिन है। ममता मनीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत सुंदर-सा संदेश भेजा है, प्यारी बड़ी बहन, आदरणीय विभा दीदी को चरण स्पर्श। बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएँ, हमेशा खुश रहो। बहुत अच्छी कवित्री हैं। और कार्यक्रम अतिथि आदरणीय कायनाथ जी को भी नमस्ते कहा है और बहुत सारे संदेश धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारे पटल पर आ रहे हैं और बहुत सारे और भी हमारे दर्शक जुड़ेंगे इस कार्यक्रम से क्योंकि आज ख़ास दिन है तो थोड़ा लोग इधर-उधर घूमने-फिरने भी चले जाते हैं और बाद में फिर इस प्रोग्राम को देखेंगे और बहुत सारे इनके संदेश हमारे आएँगे। पारुल जी आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, इसी तरह बने रहिए। डॉक्टर संगीता पाहूजा जी पुनः आपका अभिनंदन, स्वागत। तो घरवालों को जब आपने बताया कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है तो पहला जो उनका था एक होता है ना रिएक्शन होता है कि अ, नहीं तुम्हें ये नहीं करना है या ईज़िली उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं बेटा जो करना चाहते हो करो? क्या था उनका? अ, ये बात आज से प्रतिक्रिया लगभग क्या थी इनकी? 2 दशक हो जाएँगे इस बात को, डेढ़ दशक तो कह ही सकते हैं। और घर में सबको इस बात से खुशी थी। बस मेरी बीच वाली बहन है, बहुत पॉज़ेसिव है, बहुत केयरिंग है। उन्हें लगता था कि एक लड़की अकेले जाएगी, कैमरा कंधे पर लटकाए, कहीं कुछ हो गया तो। और उनका जो ये डर था वो मैं उससे इनकार नहीं करूँगी, वो शाश्वत था। क्योंकि हम उस समय आज से 10 साल पहले का अगर भारत आप देखेंगे, तो महिलाओं की स्थिति बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी। मैंने जब ट्रैवल करना शुरू किया तो जो भी प्रिकॉशंस होते हैं उसके साथ ट्रैवल किया यानी कि मैं एक लंबे समय तक मैं अपने साथ पेपर स्प्रे कैरी करती थी पर्स में। बहुत बार ऐसा होता था कि फ्लाइट में हमें पेपर स्प्रे फेंकना पड़ता था जब सिक्योरिटी चेक में जाते हैं तो। हुँ। लेकिन हमेशा दोबारा खरीदना है, फिर कैरी करना है। स्विस नाइफ कैरी करती थी। ओह! मुझे घर में बड़ा मिल जाता है मेरे के ट्रैवल किट वगैरह में। मगर वो मुझे किसी फ्रेंड ने दिया था कि तुम इसे साथ में कैरी किया करो। और एक फ्रेंड थे जो सर्जन थे। उन्होंने मुझे वो दिया था केरला में और उन्होंने मुझे उसको यूज़ करने की टेक्निक भी सिखाई थी कि सुनो, कभी अगर मुसीबत में फँस जाओ,
तो इसको हाँ, कैसे यूज़ करना है? उस समस्या से, उस पकड़न से अगर मान लो कभी कोई तुम्हें आदमी पकड़ हुँ, लिया, तुम्हारी स्थिति ऐसी हो कि तुम्हें अपने आप को उससे बचाना है, तो तुम कहाँ पे उसे हिट करोगे? इस नाइफ को कहाँ इस्तेमाल करोगे? तो मतलब हमारी एड़ी के ऊपर एक जगह होती है, क्या कहेंगे उसको, टखना। टखने के पास एक नर्व होती है कोई, अगर आप उसमें स्लिट करेंगे ऐसे, तो वो इंसान बिल्कुल धराशायी हो जाएगा। मरेगा नहीं, मगर वो उस समय धराशायी हो जाएगा। तो उस दौर में ट्रैवल किया। तो वहाँ से अब तो मुझे लगता है इतना इतना आसान हो चुका है, इतना सुरक्षित हो चुका है। मैं जब ट्रैवल करती हूँ पिछले 3-4 साल से बीजेपी के प्रवास के लिए काफ़ी ट्रैवल करती हूँ, तो हम बहुत अंदरूनी क्षेत्रों में जाते हैं। बहुत बार ट्रेन से जाते हैं, मैक्सिमम ट्रेन से जाते हैं। तो मैं पाती हूँ कि कम उम्र की बच्चियाँ अकेले ट्रैवल कर रही हैं, मिडिल एज की महिलाएँ अकेले ट्रैवल कर रही हैं, घरेलू औरतें अकेले ट्रैवल कर रही हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है उन्हें देख के। मुझे लगता है कि नहीं, हमारा देश बदल गया है। अब वो समस्या नहीं है। एक दौर था कि ये बात है करीब लगभग 2015-16 की। मैं वाइज़ैक गई हूँ एक टूरिज़्म कॉन्फ्रेंस में, और वहाँ पर बातचीत चल रही है, और कोई फ़ॉरेनर की कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो भी पैनल पर है मेरे साथ। तो रॉयटर एक फाउंडेशन है, रॉयटर, काफ़ी बड़ी। उसने एक सर्वे कराया था, करीब 553 कुछ रैंडम लोगों के द्वारा सवाल पूछे गए थे उन लोगों से, और उसमें उन्होंने मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर वीमेन, इस पर वो एक क्विज था, और उसमें इंडिया का नाम था। और दुख की बात ये थी कि सीरिया और बांग्लादेश के बराबर में हम खड़े थे। तो मेरे लिए तो ये खैर बहुत ही बड़ा सेटबैक था कि नहीं, इतनी बुरी स्थिति भी नहीं है, क्योंकि आई वाज ट्रैवलिंग ऑल ऑल दोज इयर्स। तो मैं बहुत वोकल थी इस बारे में, मैं बात करती थी क्या नहीं, ठीक है समस्या है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन पिछले 10 सालों में ये समस्या धीरे-धीरे समाप्त हो गई। अब आप ट्रैवल करेंगे, तो ये मैंने रिसेंटली नोटिस किया 2-3 साल पहले। मैं भुवनेश्वर से आ रही थी, और जैसे ही ट्रेन में आई, तो सीआरपीएफ की 2 महिला कांस्टेबल आईं, और उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप अकेले ट्रैवल कर रही हैं? मैंने कहा हाँ, उनके पास एक शीट थी, उसमें उनके पास ये ब्यौरा था कि इस ट्रेन में कितनी महिलाएँ अकेले यात्रा कर। तो उन्होंने आके मुझसे बात की, मुझे एसओपी बताया कि अगर कभी कोई समस्या हो, आपको ये नंबर नोट कीजिए, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको हेल्प मिलेगी, तुरंत आपको हेल्प मिलेगी। ये पहले नहीं था। तो भारतीय रेल ने महिलाओं को लेकर बहुत सारी चीज़ें अच्छी की हैं। सुरक्षा में पुलिस के अंदर सेंसिटिविटी बहुत पैदा हुई है। इस बीच निर्भया कांड हुआ 2012 में, उसके बाद पूरे देश में इतने सारे आंदोलन हुए, जिसका बहुत फायदा हुआ महिलाओं को। आज महिलाएं सुरक्षित हैं। अब तो नए बच्चे कोविड के बाद से हाइब्रिड मोड में काम करने के लिए मैं देखती हूँ हिमालयाज में जा रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में, अपना लैपटॉप दबाया और चले गए, कहीं 15 दिन 1 महीना काम करेंगे रिमोटली रहकर। सुरक्षित वातावरण में पूरा देश का बहुत सुरक्षित। ये बहुत सुखद है, मुझे बहुत खुशी होती है एज अ ट्रैवलर। ये ये तो चलिए सच में आपने कहा तो चूँकि कई बार हम कहते हैं नहीं बहुत बुरी स्थिति है, ये है, वो है, औरतों के लिए बहुत दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन आप इतनी यात्रा करती हैं और आप जब इस बात को कह रही हैं, तो हमें भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि भारत में ऐसी स्थिति नहीं है, अच्छी स्थिति है, तो हमें अच्छा लग रहा है। क्या कभी आपकी यात्रा के दौरान कभी कोई ऐसी परिस्थिति आपके साथ हुई जिससे आप बहुत असहज महसूस करती हो या किया हो? ये बड़ी हैरानी की बात है। पता है क्या होता है? जो भी भय है ना, वो 90% हमारे दिमाग में है, वास्तविकता में उतने नहीं है। डर सबसे पहले, इस पूरी प्रक्रिया में सबसे पहले आपको अपने भीतर के डर पर काबू पाना है। देखिए, हम सब आज मोबाइल कैरी करते हैं, हम हमेशा एक कनेक्टेड एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, हम हमेशा हेल्प मांग सकते हैं। अलबत्ता जहाँ कहीं भी ऐसी घटनाएं होती हैं, देखिए ट्रैवल क्या है, ट्रैवल बहुत सारी आज़ादी है, और बहुत सारी आज़ादी बहुत सारी जिम्मेदारी के साथ आती है। आज मैं ट्रैवल करती हूँ, तो अपना एक नियम है कि मुझे सही समय पे लौट के होटल आना है, मुझे अंधेरी गलियों से नहीं गुजरना है। मतलब अपने आप को आपको वल्नरेबल सिचुएशन में नहीं लाना है। ऐसा नहीं है कि मैं पार्टी नहीं करती, लेकिन मैं पार्टी अनजानों के साथ नहीं करती। मैं पार्टी परिवार के साथ करती हूँ, मैं पार्टी फ्रेंड्स के साथ करती हूँ। अब आप सोचिए, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप किसी ग्रुप से मिले, पहली बार मिले, आपने उनके साथ हैंग आउट किया, और आप उनके साथ
बूज़ करने लगे, नशा करने लगे या नशा नहीं भी करने लगे, आप उनके साथ अचानक से लेट आवर्स में पार्टी करने लगे। कोई आपकी आपके ड्रिंक में, कोई आपके आपके सॉफ्ट ड्रिंक में ही कोई अगर नशे की दवाई डाल दे और फिर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, तो इसके लिए जितना सामने वाला ज़िम्मेदार है, उतने आप भी ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि आपका जो रवैया है, वो ज़िम्मेदाराना नहीं है। आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपकी अपनी सुरक्षा और मैं क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र हूँ, तो मैं तो खुद अपनी जान से ज़्यादा कीमती अपना इक्विपमेंट मानती हूँ। मेरे लिए मेरे इक्विपमेंट से ज़्यादा कीमती मैं भी नहीं हूँ। तो अगर हम उसको अगर खतरे में डाल रहे हैं, तो उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ हम पे आती है। तो और यही एक बहुत पतली-सी रेखा है, जो कि बहुत आज़ादी और अच्छी बात कही आपने। आज़ादी और स्वच्छंदता के बीच एक बहुत महीन रेखा है, वरना समाज को 2 मिनट नहीं लगेंगे आपको आवारा कहने में। 2 मिनट नहीं लगेंगे आपको कि आप तो वो कहीं पर भी कुछ भी करते फिरते हैं। मतलब दुनिया तमाम तरह की बातें बनाने लगेगी आपके लिए, सम्मान नहीं उपजेगा आपके लिए। तो उसको लेके एक एक थोड़ी-सी आपको ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। युवाओं को मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि पार्टी करो, एन्जॉय करो, सब कुछ करो, लेकिन एक सेफ अपनी एनवायरनमेंट मर्यादा में रह के। एक सेफ एनवायरनमेंट में आप किसी दुर्घटना का शिकार ना हो। ऐसा ना हो कि आपका कोई कदम कुछ ऐसा हो जाए कि जो जीवन भर के लिए आपके जीवन में एक स्कार छोड़ जाए, एक ऐसी बुरी याद बन के रह जाए कि फिर आप जीवन में कभी बिल्कुल। किसी का भरोसा ही ना कर सकें। डॉक्टर कायनात, क्या आप इस बात को बढ़ावा देना चाहेंगी कि आजकल के बच्चे हैं, नई पीढ़ी है जो कहीं भी घूमना-फिरना पसंद करती है, या बहुत सारे बच्चे आज का कार्यक्रम देखेंगे। रुपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। अ, तो बच्चे घूमना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। माँ-बाप घूमने देना चाहते हैं, ये भी अच्छी बात है। हो सकता है बहुत सारे सोलो ट्रैवलर निकलें इस प्रोग्राम के बाद, थोड़ा आपसे प्रेरणा पाएँ, या जो भी उनकी अपनी इच्छा हो, अपनी अभिलाषा हो। लेकिन माँ-बाप को ये बात बताना कि हम कहाँ हैं, वहाँ से कब निकलेंगे, ये जो जानकारी है छोटी-छोटी, वो घरवालों को देना क्या लगता है आपको, ज़रूरी है आज के समय में? बहुत ज़रूरी है, मैं आज भी देती हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई आप पे शक कर रहा है पीछे घर में बैठकर इसलिए आपको बताना है, नहीं। मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ, मैं अपनी एक आइटिनरी बनाती हूँ और वो आइटिनरी मैं अपने घर के 2 लोगों के ईमेल पे ज़रूर ड्रॉप करती हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे किसी कोई अकाउंटेबिलिटी है, नहीं इसलिए नहीं। उनके पास कुछ मेरे मेरे ट्रस्ट तो होने चाहिए। आप एक छोटी-सी कहानी है ना वो वाली, वो एक जंगल में एक बच्ची जाती है और वो उसको कोई पकड़ लेता है तो पीछे से वो अपना कुछ-कुछ गिराती हुई जाती है। या अगर हम माइथोलॉजिकल स्टोरी में जाएँ तो सीता जी का जब हरण होता है सीता तो जी, सीता जी बिल्कुल, कुछ-कुछ अपनी कुछ अंगूठी छोड़कर वन में जाती हैं ताकि राम जी जब उन्हें ढूँढते आएँ तो वो ट्रेस किए जा सकें। तो हमें अपने पीछे अपने ट्रेस करने लायक इन्फॉर्मेशन छोड़नी चाहिए ताकि हमारे जो घर वाले हैं, गॉड फॉरबिड भगवान ना करे कहीं कोई ऐसी घटना हो जाती है आपके साथ, आप बाहर हैं, तो आपके घर वाले अगर अगर पुलिस से सहायता भी आपकी लेने मदद जाते हैं, कैसे करेंगे? उनको ये पता होना चाहिए, वो एक स्ट्रांगली वो ये बात कह सके कि दोपहर तक मेरा बच्चा यहाँ था, हुँ, है ना? तो सिर्फ इसलिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप घड़ी-घड़ी माँ को फ़ोन करके बताएँ, वीडियो कॉल करें, देखो माँ मैं यहाँ हूँ, मैं ये सब कुछ विश्वास के ऊपर है, लेकिन अपनी अपने व्हेयर अबाउट्स शेयर करने चाहिए। तो मैं बिल्कुल, बिल्कुल। हमेशा सुबह मेरा नियम है, सुबह मैं बात करूँगी घर में, रात को सोने से पहले बात करूँगी, समय से अपना काम खत्म करके होटल में आऊँगी, मैं अंधेरे में कहीं नहीं जाऊँगी, मैं बाहर खाना खाने ऐसे नहीं जाऊँगी कि लेट हो जाए और फिर मुझे पैदल वॉक करके अंधेरे, अब तो अंधेरे रास्ते बचे नहीं है वैसे देश भर में, सब जगह स्ट्रीट लाइट्स है। मगर ज़रूरत क्या है? हमारा काम क्योंकि फोटोग्राफर की दुनिया सूरज के साथ शुरू होती है, सूरज के साथ खत्म होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि दिन-दिन में अपना काम निपटाएँ। क्योंकि कहीं न कहीं जी, वो हमारी परंपरागत सोच भी साथ में चलती है, कि भई अँधेरा होने से पहले घर में आ जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर कायनात। तो हमारे साथ रश्मि वर्मा जुड़ गई हैं। रश्मि जी, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अ, बातचीत के दौरान बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता चल रही हैं, और कहीं न कहीं एक संदेश भी लोगों तक पहुँच रहा है आपके माध्यम से, ये अच्छी बात है। अ
बोगनविलिया आर्ट फाउंडेशन की जो आप संस्थापिका हैं, ये जो संस्थान है, वो क्या कार्य करता है? उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को आप बताएँ। मैं क्योंकि एक लंबे समय से ट्रैवल कर रही हूँ, देश भर में ट्रैवल किया है और अपने देश को कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और नागालैंड से लेकर गुजरात तक काफ़ी हद तक जानती हूँ, समझती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि आज देश के हर कोने में दोस्त हैं मेरे और मैं जहाँ भी गई मुझे बहुत प्रेम मिला, बहुत सम्मान मिला। लोगों ने मुझे आउट ऑफ द वे जाके मदद किया, भाषा के बियॉन्ड जाके मदद की। उन्हें पता है मैं लौं से लौटाऊँगी नहीं जो उन्होंने किया है, लेकिन फिर भी लोग आपकी मदद करते हैं। अलग-अलग धर्म, समाज, संप्रदाय, विश्वास, मत। मैं इतनी अभिभूत हो गई इस पूरी यात्राओं के बाद और बहुत ज़्यादा एहसानों से भर गई। तब मेरे ऊपर ये एक कर्तव्य बन गया कि जो मैंने पाया इन इन यात्राओं में, मुझे उसे लौटाना है किसी न किसी रूप में। और मैं क्योंकि अ, कोई बहुत बड़ी इंसान नहीं हूँ, लेकिन माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि मैं अच्छा लिख सकती हूँ, मैं अच्छे फ़ोटोग्राफ्स खींच सकती हूँ। और अपनी जो संस्कृति है, अपने देश की जो परंपराएँ हैं, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो मुझे लगा कि मुझे इसे डॉक्यूमेंट करना चाहिए। और अगेन यहाँ पे जब मैं मेरी यात्रा फ़ोटोग्राफ़ी के साथ ब्लॉगिंग से भी जुड़ी हुई है। जब मैंने यात्राएँ की उससे पहले तक मैं कहानियाँ लिखती थी। लेकिन जब यात्राएँ की तो फिर लगा कि इस अपने इन यात्राओं के अनुभवों को मैं साझा करूँ। तो फिर मैंने ब्लॉगिंग शुरू की। ब्लॉगिंग ने विस्तार पाया तो अखबारों की नज़र पड़ी मेरी राइटिंग पर और मुझे कई अखबारों से के साथ जुड़ने का अवसर मिला। तो एक लंबे समय मैंने दैनिक जागरण, भास्कर मतलब लगभग सभी नेशनल एडिशंस में मेरे आर्टिकल्स आते थे, जो कि टूरिज़्म पर, पर्यटन पर, संस्कृति पर होते थे। तो ये धीरे-धीरे विस्तार पा रहा था, ये काम गहराई में जा रहा था और जब भी मैं टेम्पल्स विज़िट करती थी, टेम्पल आर्किटेक्चर्स को देखती थी, बहुत प्रभावित होती थी। मुझे लगता था कि वो कितने अद्भुत लोग होंगे जिन्होंने इतने बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, उस ज़माने में जब कंप्यूटर नहीं होता, जब टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, वो कितने काबिल लोग होंगे। तो जब भी मैं इन संरचनाओं के बारे में भारत की ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर के बारे में अपने आर्टिकल में लिखती थी क्योंकि पीएचडी की थी और रिसर्च बैकग्राउंड रहा, तो हमेशा अपने लेख में ग्रेविटी देने के लिए मैं हिस्टोरिकल रेफरेंसेस की तरफ जाती थी। तो जब भी मैं हिस्टोरिकल रेफरेंसेस को देखती थी और ऑथर्स को ढूँढती थी, तो मुझे ना चाहते हुए भी फॉरेन रिसर्चर्स का लिखा हुआ देखने को मिलता था। अगर मैं इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करूँ या इंडियन हेरिटेज की बात करूँ, इंडियन आर्ट फॉर्म्स की बात करूँ, तो सारे फॉरेन फिलोसोफर्स, फिर चाहे वो सर अलेक्जेंडर कनिंघम हो, जो कि एएसआई के पितामह कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं भारत में। उसके अलावा बहुत सारे राइटर्स हैं, अलेक्जेंडर फ्रेटर, जिन्होंने मॉनसून पे लिखा। बहुत सारे लोग हैं फॉरेन के। मतलब अगर आपको भारत के लोग नज़र नहीं आए इस फ़ील्ड में? नहीं, नहीं है। और पीछे जाएँगे अगर हम मेडिएवल टाइम में जाएँगे, तो जो लोग इन्वेडर्स के साथ आए, जैसे अबुल फज़ल। उसने अबुल फज़ल ने आईना-ए-अकबरी लिखा, लेकिन वो एक विदेशी था, वो इंडियन नहीं थे। तो हमारा अपना जब मैं पढ़ती थी, तो मुझे लगता था ठीक है, मुझे उनकी उनकी नीयत पे शक नहीं है। लेकिन आप सोचिए, मैं और आप हिंदी भाषी हैं, हम झंड से हिंदी बोलते हैं, हम यहाँ पैदा हुए, हम इस समाज को, इस इकोसिस्टम को समझते हैं। और कोई व्यक्ति जो भारत आया, उसने 1 साल, 2 साल, 4 साल का क्रैश कोर्स किया हिंदी का और वो ये दावा करे कि वो अब समझ गया हमारे देश को, हमारे देश की आत्मा को समझ गया। तो क्या ये जस्टिफाइड है? मेरे गले नहीं उतरती ये बात। और ऐसे कई उदाहरण मेरे सामने आए कि एक बहुत छोटी-सी बात आपसे यहाँ पे शेयर करूँगी कि गौंड आदिवासी समाज है मध्य भारत में, सतपुड़ा के जंगलों में रहते हैं। अवसर मिला मुझे कोविड टाइम में उनके बीच जाकर रिसर्च करने का, एक पुस्तक पर काम करने का। उनकी समाज को देखा, जाना, तो उनकी एक परंपरा होती है घोटुल परंपरा। घोटुल परंपरा क्या है कि वो अपने गाँव के, आदिवासी गाँव के बाहर एक एक बड़ी-सी झोपड़ी बनाते हैं और जहाँ पे जो बच्चे युवावस्था में जा रहे हैं, उनको वहाँ रखते हैं, लड़का-लड़की दोनों को। और उस घोटुल का एक टीचर जैसा एक व्यक्ति होता है जो कि मैच्योर होता है। उसकी देख-रेख में वो बच्चे, वो युवा लाइफ स्किल सीखते हैं। तो उसमें हंटिंग से लेकर कपड़ा बनाना, डांसिंग, मिलना-मिलाना और अच्छा एक हेल्दी एनवायरनमेंट होता है, ओपन एनवायरनमेंट होता है। किसी फॉरेन फिलोसोफर ने उस घोटुल को देखा
और उसने उस घोटल को ऐसे इंटरप्रेट किया कि जो भारत का आदिवासी समाज है, वहाँ तो सब कुछ बड़ा स्वच्छंद है और जो उन्होंने अपने गाँव के बाहर होटल बना रखे हैं, वो तो ओपन सेक्स की जगह है। इस पर उन्होंने किताबें लिख डाली, जबकि ये सच नहीं है। ये उनका नज़रिया है क्योंकि वो उस दुनिया को उन एक्टिविटीज़ को उस रूप में देखते हैं। ये वैसी ही बात है जैसे कि अगर हम बात करते हैं खजुराहो की, तो खजुराहो को आप कहते हैं एरोटिक। खजुराहो में जो मंदिर है वहाँ पे क्या-क्या दिखाया गया? अरे वहाँ पे क्या-क्या नहीं दिखाया गया है। खजुराहो के मंदिरों में पूरा जीवन बताया है। उस जीवन का एक हिस्सा सेक्स भी है। अब ये आपकी दृष्टि है कि वो ठहरी कहाँ पे जाकर है। बस यही मेरी शिकायत यही रही उन सारे फिलोसोफर्स से कि भारत की इतनी महान परंपराएँ, भारत पूरी दुनिया को सिखाने वाला देश, सबसे सबसे प्राचीन परंपराएँ, प्राचीन सभ्यता और उसका उसका अपना पक्ष लिखने वाला मुझे दिखाई नहीं दिया। तो लगा कि ईश्वर ने शायद मुझे ये अवसर दिया है कि मैं भारत की हेरिटेज को डॉक्यूमेंट करूँ। इसी उद्देश्य के साथ बोगनवेलिया आर्ट फाउंडेशन की स्थापना की। इससे पूर्व और 13 कई किताबें भी लिख दी आपने हाँ, लिखी। और वो भारतीय संस्कृति के ऊपर है, कला सब संस्कृति के ऊपर। कला पर है, संस्कृति पर है, हेरिटेज, टेम्पल आर्किटेक्चर पर है और का इसमें 13 में कॉफ़ी टेबल बुक्स हैं, कई सारी कॉफ़ी टेबल बुक्स हैं। हाल ही में हमने बोध गया की मोनास्ट्रीज़ को डॉक्यूमेंट किया है। बोध गया में 41 मोनास्ट्रीज़ हैं विदिन द रेडियस ऑफ 3 किलोमीटर्स। उस पर काम किया, पिछला पूरा वर्ष मेरा इसी में गया। मार्च में शुरू किया था प्रोजेक्ट, दिसंबर में लॉन्च की किताबें। तो बस माँ सरस्वती का आशीर्वाद है और एक बिल्कुल, माँ उद्देश्य सरस्वती की असीम कृपा है और उसका हम देख पा रहे हैं जो फलीभूत हो रहा है, वो सब देख रहे हैं। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दुर्गा नागले जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, नववर्ष की शुभकामनाएँ दे रही हैं, आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। पहली बार जब आप यात्रा के लिए निकली तो वो कौन-सी जगह थी जहाँ पर आप निकली और कितने दिन का वो था? और जब भी आप यात्रा करती हैं, एक तो उस पहली यात्रा का अनुभव आप हमसे साझा करें और इतनी जगह आप 3 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं, जा चुकी हैं, तो वो अनुभव कैसा है? और क्या वो ऊर्जा है जिससे आप और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होती हैं? पहली बार जब यात्राएँ की तो एक्चुअली सोलो ट्रैवल इज़ लाइक बॉर्नविल चॉकलेट। सोलो ट्रैवल पहले दिन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन अचानक से आपके अंदर बत्ती जलेगी और आपको लगेगा कि मैं बस अपना झोला उठाता हूँ और निकल पड़ता हूँ, नहीं। ये आपको कमाना पड़ेगा। ये बॉर्नविल चॉकलेट जैसा है, यू हैव टू अर्न इट। इट्स नॉट लाइक कि पहले दिन हो जाएगा। आपके अंदर आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो पहले आप ग्रुप में ट्रैवल करते हैं। ग्रुप में ट्रैवल करने के बाद एक एक लंबा दौर जीते हैं और फिर खुद ही आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, अभी मुझे ग्रुप में ट्रैवल नहीं करना है। अब मुझे अकेले ट्रैवल करना है। तो फिर आप अकेले ट्रैवल करना शुरू करते हैं। तो मेरी पहली अकेले ट्रैवल की यात्रा जोधपुर की थी और बहुत सुंदर यात्रा रही। बहुत सीखा यात्राओं से और अभी भी लगातार यात्राएँ करती हूँ। समय के साथ चीज़ें बदली हैं। शुरू में आप चीज़ों को देख रहे होते हैं और आप बस एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। मगर धीरे-धीरे, देर-सबेर आपको वो चीज़ पता चल जाती है कि जिसके साथ आप कनेक्ट करते हैं। तो मुझे हेरिटेज ने कनेक्ट किया। तो अब जितनी भी यात्राएँ होती हैं, वो ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ से होती हैं कि अब मुझे लगता है कि कहीं गए हैं। पहले जब ब्लॉगिंग करती थी, आर्टिकल लिखती थी, तो लगता था किसी ट्रैवल पर गई हूँ, तो लौट कर आकर अगर 2-4 अच्छे आर्टिकल नहीं लिखे हैं, तो यात्रा बेकार है। लेकिन अब लगता है कि अब आर्टिकल्स लिखने से बेहतर है कि अब हम किताबें लिखते हैं। तो अब किताबें लिखने में ज़्यादा मन रमने लगा है। फिर फ़ोटोग्राफ़ी भी उसके साथ जुड़ गई है, तो बिल्कुल सही कहा आपने किताबों का क्या है, किताब अगर है तो आप वो एक पीढ़ी को आप दे रही हैं, सौंप रही हैं, भारतीय संस्कृति को और वो धरोहर है जो हमेशा बरकरार है। लेकिन जो आर्टिकल है या किसी अखबार में है, वो कभी न कभी रद्दी में जाएगा। मैं तो किताबें ये जो लिखती आप हूँ, उसका उद्देश्य जी, है कि आज से अगर 100 वर्ष बाद स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स अगर ये जानना चाहें कि 21वीं शताब्दी में भारत का सांस्कृतिक परिदृश्य कैसा था, तो वो इन किताबों को रेफ़र कर सकें। इसीलिए मेरे साथ मेरी टीम भी होती है, मेरे असिस्टेंट्स भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन मैं कुछ एक दिन ऐसा नहीं होता कि मैं उन उन पर छोड़कर अपना साइट छोड़ दूँ।
प्रोजेक्ट पर। जब तक प्रोजेक्ट मेरा चलता है, मैं फिज़िकली वहाँ होती हूँ, मैं एक-एक चीज़ खुद नोट करती हूँ, खुद वेरीफ़ाई करती हूँ और मुझे लगता है किताबों से पढ़कर लिखने से ज़्यादा आसान है मेरे लिए, क्योंकि मैं फ़ील्ड रिसर्चर हूँ, तो मुझे लोगों से बात करके लिखना ज़्यादा समझ में आता है, ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है, ताकि मैं अपने लेखन में बता सकूँ कि मैं उस जगह पे उस व्यक्ति से मैंने ये बात की और मुझे ये पता चला। बहुत सारे लोग लोगों की लिखी हुई किताबों को रेफ़र करना पसंद करते हैं, पर मुझे लगता है कि एज़ अ ट्रैवलर जो चीज़ मैंने देखी नहीं, जो चीज़ मैंने टच नहीं की, जिसका अनुभव नहीं किया, मैं उसको कैसे वेरीफ़ाई करूँ? अभी मैंने बोध गया कि बुक में एड्रेस की जगह मैंने कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। अब एक मोनेस्ट्री का चैप्टर है, उसमें नीचे उस मोनेस्ट्री के नाम के नीचे कोऑर्डिनेट है, एड्रेस रिटन एड्रेस की जगह। और वो कैसे है, वो मैंने खुद नापा है उस जगह पे खड़े होकर। तो ये हाँ, मैं वेरीफ़ाई करूँगी ना, हाँ, ये कोऑर्डिनेट बिल्कुल सही कोऑर्डिनेट है क्योंकि मैंने नापा। बस मुझे इसी लेवल की ऑथेंटिसिटी चाहिए अब राइटिंग और बीड़ा उठाया है कहीं कि जाकर जितने भी यूनेस्को हेरिटेज साइट हैं हमारे देश की, उनको डॉक्यूमेंट करूँ। तो बहुत बढ़िया, हमारी तो शुभकामनाएँ हमेशा आपके साथ हैं। सरिता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सरिता जी बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं और हम सभी से एक ही प्रार्थना करते हैं कि आप सब कार्यक्रम को शेयर करते रहिए क्योंकि बात जब निकली है तो दूर तलक जाएगी और दूर तलक बात को भेजने के लिए हमें थोड़ी-सी कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा-सा शेयर का बटन दबाना पड़ेगा तब बात दूर तक पहुँचेगी। डॉक्टर काज़ी बोलूँ या डॉक्टर कायनात बोलूँ, दोनों नाम बहुत खूबसूरत है, काज़ी भी और कायनात भी। अ, जब आप इतना कुछ कर रही होती हैं और परिवार का तो सहयोग है, जब आप इतना कुछ कर पा रही हैं, लेकिन जब समाज से या देश से प्रोत्साहन मिलता है किसी पुरस्कार के रूप में, तो वो एक अलग बात होती है, अलग खुशी होती है। तब लगता है कि चलो जो कार्य हम कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं सार्थक हो रहा है काम। तो जब आपको पुरस्कार से नवाज़ा गया, प्रयत्न पुरस्कार, तो कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत अच्छा लगा रिकॉग्निशन सबको सबको सुहाती है और मुझे लगता है ये दोहरी ज़िम्मेदारी लेकर आती है, कि आपने अभी तक जो किया आपको उससे और बेहतर करना है, उसका मान रखना है। इनफैक्ट अभी जब मैं प्रोजेक्ट्स करती हूँ, तो जब भी हम रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं तो मेरा काम करने का तरीका ये है कि मेरी किताबें बिकने वाली नहीं होती हैं। क्योंकि जब भी आप किताब को बेचने के फेर में पड़ जाते हैं ना, तब लेखक या तो लेखक हो सकता है या फिर सेलर हो सकता है। क्योंकि होता क्या है, आप किताब लिखते हैं, फिर आप अपने मित्र मंडली में उसको खरीदने के लिए पुश करते हैं कि और फिर कोई शर्मा हुजूरी आपके यार दोस्त खरीद भी लेते हैं। लेकिन जिस गति से आप किताब में छाप रहे हैं, इस गति से कौन कितने खरीदेगा? जबकि बेचना मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो लिखना है, डॉक्यूमेंट करना है और आगे बढ़ना है। और एक रिसर्चर के लिए इतना ही काफ़ी है कि उसकी रिसर्च को करने लायक एक फंड अरेंज हो जाए। तो ईश्वर की कृपा रही है कि मैं जब भी जो भी प्रोजेक्ट्स करना चाहती हूँ, ईश्वर उसके लिए व्यवस्था कर देता है। इसके आगे की चीज़ मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ, कि बस किताब लिखी और समाज को समर्पित कर दी, बाकी सब उनका। अच्छा या बुरा वो तय करे, समाज तय करे, बाकी हम अगला प्रोजेक्ट करें। तो इतने सारे जब इतनी सारी जगहों पर आप गई, इतने सारे लोगों से आप मिली, तो सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? वसुधैव कुटुम्बकम, हम भारत की सबके परंपरा। हम सबके भीतर बहुत गहराई से है। हम सबके भीतर धर्म, जाति, व्यक्ति, स्तर, अगड़ा, पिछड़ा, पढ़ा लिखा, अनपढ़, शहरी, वनवासी, सबके बियॉन्ड है ये भावना। मैंने महानगरों में यात्राएँ की हैं, मैंने अंचलों में यात्राएँ की हैं, मैंने आदिवासी समाज के बीच में रही हूँ। देवगढ़ का प्रोजेक्ट किया था, तो जब मुझे देवगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने बुलाया था वो प्रोजेक्ट करने के लिए और मेरे लिए शहर में इंतज़ाम किया होटल में रुकने का कि मैम आप जितने दिन रहेंगी होटल में। मैं जब प्रोजेक्ट पर गई तो वो 40-45 किलोमीटर दूर था शहर से। तो मुझे लगा रोज़ मैं यहाँ आऊँगी, फिर वापस जाऊँगी, फिर रोज़ आऊँगी तो मुझे मॉर्निंग आवर्स नहीं मिलेंगे, इवनिंग आवर्स भी नहीं मिलेंगे ढंग से। मैंने बोला हम यहीं रहेंगे गाँव में। तो गाँव में रहेंगे कहाँ? यहाँ तो कभी कोई नहीं रहा है। मैं कोई बात नहीं है क्या? कि वहाँ फॉरेस्ट का एक गेस्ट हाउस होता था। मैं उस गेस्ट हाउस में रही।
और उस गाँव वो गेस्ट हाउस रेनोवेशन भी होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से वो हो नहीं पाया था। तो वहाँ की व्यवस्थाएँ भी बहुत ही अ, आधी-अधूरी थी। पानी की टंकी भी नहीं थी वहाँ पे। मैंने हुँ। जब ये मुझे गाँव में ही रहना है, क्या आप मैम मैनेज नहीं कर पाईं? गाँव में कोई ऑफ़िसर नहीं रह पाया है, आप कैसे रही? उन्हें आप चिंता मत करिए, मैं रह लूँगी। और जब मैंने ये तय किया कि मैं वहाँ रह लूँगी, वहाँ के सचिव, ग्राम पंचायत के सचिव थे, उन्होंने फिर मेरे लिए प्रबंध करना शुरू किया और मैं इतने मज़े से रही। पूरे गाँव ने व्यवस्थाएँ जुटा दी। पानी की टंकी की जगह बड़ा का टैंकर आ जाता था पानी का, पाइप का, कोई खेत से पाइप जिसमें पाइप लगा था। बाथरूम में कड़ी नहीं होती थी। मैं 1 महीना उस गाँव में रही हूँ और उस बाथरूम में नहाई हूँ बिना कड़ी के और इस भरोसे से कि मैं नहाने जा रही हूँ और गाँव के लोग सब आए मतलब सब आते-जाते रहते थे। मैंने बस भेड़ा ऐसे हाथ से और बोला मैं नहा रही हूँ। आराम से कोई दिक्कत नहीं। मेरा खाने का मेरे घरवाले परेशान कि मैं आदिवासियों के बीच में जाके रहूँगी, खाऊँगी क्या? और मैं जब लौट के आई हूँ तो 5 किलो वज़न बढ़ा हुआ था, क्योंकि मुझे खाने को मिलता था, हवा मिलती थी। और हमारे हर समाज के अंदर ये भावना इतनी गहरी है कि जो अतिथि है वो तो देवता है, उसके लिए वो क्या ना कर दें। बिल्कुल। ये सब सभी जगह पाया मैंने, कश्मीर से लेकर डाउन साउथ, नॉर्थ ईस्ट। मैं मणिपुर में ट्रैवल कर रही थी, मुझे ईमा मार्केट का शूट करना था। मेरी रिसर्च के अनुसार ईमा मार्केट 2 हिस्सों में होनी चाहिए थी, एक में वो जिसमें लाइव स्टॉक मिलता है, एक में कपड़े मिलते हैं। तो मुझे एक मार्केट मिल गई, मैंने शूट किया, दूसरी मार्केट मुझे मिली नहीं, तो मैंने वहाँ ऐसे नज़र घुमाई, एक लड़की मुझे दिखाई थी, मुझे लगा ये थोड़ा मेरी भाषा समझेगी, मैंने उससे बताया, पूछा, तो उसने मुझे इशारे से कहा कि आप आओ। मैं उसके पीछे-पीछे गई और ये फासला कम से कम 500-700 मीटर का था। उसके हाथ में सामान था, वो शॉपिंग करके घर जा रही थी। उसने मुझे उस मार्केट तक छोड़ा और उसके बाद वो पलटी। यानी कि वो मुझे छोड़ने वहाँ आई थी ओह! और मेरे उसके बीच कोई शाब्दिक संवाद नहीं हुआ। और तब मुझे लगा कि अरे! ये इस दिशा में नहीं जा रही थी, ये मुझे छोड़ने यहाँ तक आई थी। क्या बात! तो ऐसे अनेक अनुभव है मेरे पास जो कि अच्छाइयों से भरे हुए हैं। मैंने प्रेगनेंसी में ट्रैवल किया। मैं अरे! गोवा मैं गोवा में ट्रैवल कर रही थी और आई वाज़ मेबी 5 मंथ्स प्रेग्नेंट। तो मैंने ओहो! बाइक से ट्रैवल करना का प्लान किया, तो मैं जो भी बाइक टैक्सी वाले को बुलाती थी और मैं उनको बोलती थी भैया पहले बताती थी एंड आई वाज़ ओवरवेल्म्ड आल्सो क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी को बहुत लेट हुई है, 10 साल बाद पैदा हुए हैं हमारे। तो मैं उसको सबसे पहले ये बताती थी, भैया मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप मुझे सँभाल के ले जाओगे? हाँ, दीदी आराम से लेके जाऊँगा। खुश हो जाते थे और जब आप प्रेग्नेंट होते हैं ना तो सारी दुनिया आपके लिए केयर बिल्कुल, करती है। बिल्कुल। वो बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही और भारत में ख़ासकर इसकी परंपरा है। बिल्कुल सही कह रही हैं। आता था, वो बहुत आराम से निकालते थे, नोइंग द फैक्ट कि आई एम कैरिंग अ बेबी। मैं केरला में ट्रैवल कर रही हूँ और मैं किसी से मिली, उन्हें पता चला कि हम लोग अच्छा ट्रैवलर क्या होता है, किसी से भी बात करता है। तो मैं उनसे बात कर रही हूँ लगातार और फिर उन्हें पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो अब वो मुझे अपने घर ले जा रहे हैं। एंड आई वाज़ नॉट हैविंग टाइम, तो मुझे लगा कि मैं क्यों जाऊँ उनके घर, मुझे नहीं जाना है। मगर वो मुझे इतने सर पड़ गए, ज़बरदस्ती मुझे अपने घर ले गए। कोट कोच्चि की बात थी। घर लेकर गए और उनके घर में मेड थी, उसने गरम-गरम खाना बनाया, मुझे खाना परोसा, उन्हें खाना खिलाया और उन्होंने बोला मैं तुम्हें घर इसलिए लाया हूँ ताकि तुम घर का खाना खा लो। हाँ, तो लोग लोग इतना न्यौछावर होते हैं आपके ऊपर, इतनी मदद करते हैं। एक बार गुलमर्ग में थी और अगेन आई वाज़ प्रेग्नेंट दैट टाइम और मैं तूफ़ान में बर्फ़ के तूफ़ान में फँस गई थी। मुझे वहाँ के लोगों ने निकाला, मुझे जाना था। तो ओह! किसी से एक टैक्सी का इंतज़ाम किया गया और जब मैं टैक्सी में हम लोग आकर बैठे, किसी और कोई और लोग जा रहे थे उसमें, हमें एक्कोमोडेट किया गया था। तो मुझे लगा अब ये तो वो मुँह फाड़ के पैसे माँगेगा, जो भी माँगेगा हम देंगे। तो जब हम पहुँचे तंगमक पहुँचे, बर्फ़ बहुत तूफ़ान था, बहुत ज़बरदस्त तूफ़ान। तो तंगमक जब पहुँचे तो मैंने उसको पूछा, "भैया आपको कितने पैसे चाहिए?" तो कहता है "दीदी ₹500।" ₹500 आई वाज़ शॉक्ड कि इतनी तूफ़ान में से निकाल कर लाने वाला 5,000 ही माँगेगा तो कम है। तो उसका जवाब पता है क्या था? उसका जवाब था, "दीदी नहीं है तो कोई बात नहीं, घर जाके भेज दे।" ओह! क्या बात! तो उस एक वक़्त मुझे विश्वास की बात है कि आप वही उन्हें उन्हें ये लग रहा था कि आप घर जाके भेज भेज सकते हो। तो ये वो सब भारत में होता है। भारत में होता है।
एक कश्मीरी लड़का, जिस उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आया कि हम धारणाओं से ग्रसित लोग हैं, बहुत जल्दी धारणा से ग्रसित हो जाते हैं। अगर यही कश्मीरी लड़का मुझे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मेरे बराबर से गुजर के जाता ना, तो मैं पहली बार में मेरे दिमाग में ये बात आता, ये मिलिटेंट तो नहीं है, हम्म, है ना? जबकि ये मुझे जानता नहीं है, मैं इसे लौट के अगर पैसे नहीं भी भेजूंगी तो ये मेरा क्या कर लेगा, ये तो इतनी क्या तूफान में अपनी टैक्सी में मुझे लेकर आया ही है। लेकिन दुनिया, भारत अच्छे लोगों पर ही टिका हुआ है, वरना 125 करोड़ 140 करोड़ देशवासी एक साथ रह रहे हैं, कहीं और नहीं है, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं। वैसे देख बिल्कुल सकते सही बात आपने कही और बिल्कुल हम सब आत्मविभोर हैं। बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। बहुत कम संदेश पहुँच रहे हैं मुझ तक क्योंकि वो भाव विभोर हो रहे हैं, आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। हमारे साथ पंकज खरे जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ दुर्गा नागले जी लगातार बनी हुई हैं, डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी बनी हुई हैं, रश्मि वर्मा जी लगातार बनी हैं, सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ममता मनीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, संगीता डॉक्टर संगीता पाहूजा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सभी स्तब्ध होकर बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अच्छा लग रहा है। अ, इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को कोई अपील करना चाहें आप या आप ये कहना चाहें कि अगर भारतीय संस्कृति को सहेजना है या जो भी एकल यात्री है जो सफर करता है, जो संस्कृति को सहेजने का कार्य करता है, भारत की परंपराओं को सहेजने का कार्य करता है, उसके लिए सरकार कुछ करे। अगर आप कोई संदेश देना चाहें और आने वाली पीढ़ी जो इस क्षेत्र में आना चाहती है, उनके लिए क्या संदेश है? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, आने वाली पीढ़ी के लिए मैं तो ये कहूंगी कि ये अभी तक बहुत ही अनटच्ड फील्ड है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंडियन हेरिटेज, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। अगर हम क्रम देखेंगे तो यूनेस्को सन 72 में फॉर्म हुआ, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में लिस्टिंग होना शुरू हुआ। तो तब से लेकर लगभग 10 साल पहले तक की स्थिति मैं बताऊं आपको, साल में एक दो एक आध कोई एक चीज ऐड हो जाती थी, लेकिन वो लगातार इतने ज्यादा इंडियन हेरिटेज, यूनेस्को हेरिटेज साइट में लिस्ट नहीं होते थे। अगर हम पिछले 10 साल का ब्यौरा देखें, यानी कि आज से 2012 के बाद का समय, इंडियन हेरिटेज साइट 2014 से लगा लीजिए, अचानक से इस दिशा में बूम आया। और 2014 में आप विश्वास करेंगे 17 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स ऐड हुए लिस्ट्स में। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लॉबिंग करने से ऐसा हो जाता है, इसके लिए ना बहुत चतुर्दिक प्रयास करने होते हैं। आप यूनेस्को में कोई विश्व धरोहर में आपकी धरोहर ऐड हो, इसके लिए बहुत सारे चेक्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे बहुत काम करने होते हैं, बहुत चीजें करनी होती है, यानी तैयारियां भी करनी होती हैं, ग्राउंड पर बहुत सारे काम करने होते हैं। तो ये पक्ष एक ऐसा था जो अभी तक इग्नोर किया गया था। मतलब हम, हमारी जो छवि थी विश्व में, वो एक कटोरा लिए विश्व बैंक से कर्ज मांगती हुई भिखारी की थी, दरिद्र की थी। और इस पूरे समय में वो छवि बदली। इसको पॉलिटिकल नहीं कहा जाए, अगर ईमानदारी से कहा जाए तो मोदी जी ने इस छवि को बदलने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। और आखिरकार अगर आप देखेंगे तो वो बदलाव आपको दिखाई दे रहा है। आज देश की एक इज्जत है, भारतीय पासपोर्ट की इज्जत है, इंडियन की इज्जत है। ऐसा नहीं है विश्व में। आज पूरा पूरा दुनिया भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखती है, एक सम्मान से देखती है। तो इस सब में मोदी जी भी जो थर्ड पावर की बात करते हैं कि विश्व की तीसरी बड़ी शक्ति भारत बनेगा, उसमें सांस्कृतिक धरोहर, हेरिटेज का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। आप अगर याद करिए कि भारत सोने की चिड़िया था, पूरी दुनिया की नजर भारत पर थी। यूरोपियंस आए, डच आए, पुर्तगाली आए, ये सारे लोग जब आए, अरब के लोग आए, क्यों आए? ये आखिर आए तो हमारी संस्कृति, हमारी कला से आकर्षित होकर। फिर चाहे वो मसाले हों, चाहे वो हाथी दांत हो, चाहे ये वो तो रेशम। डॉक्टर काज़ी बिल्कुल सही कहा आपने, आप अपनी बात ज़रूर पूरी करें, लेकिन एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी देश को
ध्वस्त करना चाहते हैं, उसकी संस्कृति को मिटा दीजिए, बहुत आसान है। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अंग्रेज ने थोड़ा-सा, मैं अंग्रेज़ों को भी कहूँगी कि वो सिर्फ़ लूटने आए थे, सिर्फ़ बिल वो करने आए थे, उस उन्होंने हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ नहीं की, ये एक अच्छी बात है। नहीं, पर मैं इसको आप अगर एज़ अ रिसर्चर अगर मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँ, उन्होंने छेड़छाड़ ऐसे तो नहीं की, लेकिन हाँ, सेंध लगाई। हमारे सेंध जो लगाए, हाँ, वो बात सही हमारे है, जो वो बात है, हमारे जो कीमती धरोहर है और इंडिया हमेशा ना गिवर रहा है। जो वसुधैव कुटुंबकम मैं कहती हूँ कि जैसे मेरे लिए हर समाज में हर वर्ग ने दरवाजे खोले, अपने दिल के दरवाजे खोले, अपने घर के बिल दरवाजे खोले। वैसे ही हमारे देश ने भी पूरी दुनिया के लिए दरवाजे खोले। चाहे वो पुर्तगीज़ आए, चाहे वो अरब से लोग आए, ये सबके लिए दरवाजे खुले तो इन लोगों ने हमारी एक कीमती बात चीज़ पूछना चाहती हूँ डॉक्टर काज़ी, आप इस बात के साथ, इस जवाब के साथ इस बात को भी दें, नो बोलना आना चाहिए हमें, नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। दिल खोलकर अगर हम अपने घर के दरवाजे सबके लिए खोल दें, तो लूट तो मचेगी ना? क्या कहेंगी? हाँ, हाँ, क्यों नहीं? बड़ा सुंदर-सा अनुभव एक छोटा-सा बता देती हूँ कि मेगास्थनीज़ जब मालाबार आया, तो मालाबार पर मुजरिन का शासन था। मुजरिन बड़ा अच्छा राजा था और उसकी अपनी नौसेना होती थी। उसने 10 साल तक फिरंगियों को मालाबार की धरती पे कदम नहीं रखने दिया था और जब मेगास्थनीज़ आया दूत बनकर, तो वो कुछ यूरोप से कुछ छोटे-मोटे तोहफ़े लेकर आया मुजरिन के लिए। तो उन्होंने बोला, "तुम मेरे लिए यूरोप से ये लाए हो? इससे कहीं ज़्यादा कीमती सामान तो मेरे लिए वो ले आते हैं जो हज करने जाते हैं।" ये बात डॉक्यूमेंट भी हुई क्योंकि ये ट्रैवलर ने लिखी थी। हमारे देश के बारे में जितनी भी चीज़ें लिखी गईं, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन हुई, वो सब विदेशियों ने किया। ये इस समय की ज़रूरत है कि हम हमारा इतिहास राष्ट्रवादी सोच के साथ लिखें। आज बहुत छोटी-सी बात कह रही हूँ, जैसे गणेश भगवान को विघ्न विनाशक कहा जाता है। हम अपने बच्चों को बताते हैं, है ना? विघ्न विनाशक है, कोई भी पूजा होती है, सबसे पहले उनकी स्तुति की जाती है। पर हाथी को भगवान का दर्जा भारतीय समाज ने कैसे दिया? इसका हम साइंटिफिक लॉजिक नहीं दे पाते हैं अपने बच्चों को। कैसे हुआ? हमारे पास एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, लेकिन उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है? मालाबार में आज से कई सौ वर्ष पहले नीलकंठ नाम के एक विद्वान होते थे, उन्होंने संस्कृत में एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था मतंग लीला। मतंग लीला एलिफेंट साइंस पर लिखी गई पहली प्रमाणिक पुस्तक है। वैज्ञानिक ढंग से लिखी गई, 12 अध्याय हैं और उसमें कई लगभग 250 स्टेंजा हैं, श्लोकों में। हाथियों को किस तरह से पकड़ा जाए, उन्हें किस तरह पालतू बनाया जाए, उनकी देखभाल कैसे की जाए, उनकी कैटेगराइज़ेशन क्या, मतलब हाथियों से जुड़ी हुई हर जानकारी उस पुस्तक में है। और हाथी एकमात्र ऐसा जीव है जिसे जो सेना में सबसे ऊपर गिना जाता था। किसी भी राजा के वैभव को उसके उसकी सेना में कितने घोड़े हैं इससे नहीं नापा जाता था। उसकी सेना में कितने हाथी हैं इससे नापा जाता था। यानी वो शीर्ष पे आता था। 4 फोल्ड आर्मी में सबसे टॉप पर हाथी। तो भारतीयों ने पूरी दुनिया में हाथियों को ना केवल पालतू बनाया, अपने जीवन का हिस्सा बनाया, बल्कि उसको समाज में भगवान का दर्जा दिया। और वो भगवान का दर्जा बहुत साइंटिफिक है। वो विघ्न विनाशक है क्योंकि जब सड़क बनानी होती थी ना, तो सड़क बनाने से पहले जंगल काटने के लिए आप सबसे पहले हाथी को ही भेजते थे कि वो जंगल साफ करने में मदद करेंगे। ऐसे बहुत सारी उसमें रीज़निंग है। तो आज ये पुस्तक हिंदी में नहीं है, संस्कृत में इसकी मूल प्रति उपलब्ध नहीं है, मलयालम में उपलब्ध है और इसका अंग्रेजी वर्ज़न हम सबके लिए उपलब्ध है, जिसको एलिफेंट लोर कहा जाता है और जो कि येल यूनिवर्सिटी के आर्काइव में है, एक अंग्रेजी ठप्पा लगा हुआ है उस पर येल विश्वविद्यालय का। सोचिए, धरोहर हमारी और ठप्पा किसका? और केवल एक इतना सा नाम लिखकर उस पर कि नीलकंठ नाम का कोई एक विद्वान था मालाबार में, उसने लिखी थी ये पुस्तक। बात खत्म। मुझे सिर्फ़ इस बात से इनकार है, हमारी धरोहर को हम बेहतर लिख पाएँगे। तो ये समय है कि जब हमें बिल्कुल। इस समय हमारी सरकार भी इस ओर जागृत है कि हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर है, जो जो टेंजिबल, इंटेंजिबल हेरिटेज है, उस पर वो लगातार काम कर रही है, उसको आगे बढ़ाने को लेकर। तो हमें इसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। सरकार से भी मैं ये बात कहूँगी कि सबसे पहले हमें इसको डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है। हमारा अपना वर्ज़न, ऑथेंटिक वर्ज़न लिखने की ज़रूरत है।
क्योंकि आज़ादी के 70 साल हो जाने के बाद भी ना लगभग 60 साल का समय ऐसा गुज़रा कि उसमें कभी भी हमारी सॉफ्ट पावर को इम्पोर्टेंस दी ही नहीं गई, कि हमारी हेरिटेज भी कोई चीज़ है। तब स्नेक बिल्कुल चार्मर सही। गाय गाय घूमती है इसका देश, स्नेक चार्मर का देश करके आपने दुनिया के सामने प्रोजेक्ट किया। तो उस प्रोजेक्शन को बदलने के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले खुद गर्व करें। तभी बहुत बढ़िया, दुनिया बहुत सुंदर बात आपने कही। अंत में क्या कहना चाहेंगी डॉक्टर कायनात? हमारा समय ज़्यादा हो गया है। जी, खत्म होने वाला है। मैं हिंदी से जी, लेकर कुछ कहूँगी, हिंदी को क्योंकि मैं हिंदी जी, वाली हूँ और आज जहाँ भी पहुँची हूँ उसमें हिंदी का सबसे बड़ा रोल है। मैं बायलिंगुअल हूँ क्योंकि वो अब काम करने में आपको बायलिंगुअल होना पड़ता है, पर मेरी मेरी जो प्राथमिकता है वो हिंदी है। हिंदी में ही लिखती भी हूँ। मेरा लिखा ट्रांसलेट किया जाता है। मैं सभी हिंदी वालों को कहूँगी, ख़ास तौर से युवाओं को ये बात कहूँगी कि हिंदी में बहुत ताकत, हिंदी की ताकत को पहचानें, मगर साथ में उसे टेक्नोलॉजी से जोड़कर चलें। तभी आप इसको बाज़ार के साथ जोड़कर आगे बढ़ पाएँगे। मुझे ऐसे हिंदी की बहुत सारे विद्वान महिलाएँ मिलती हैं, मैं बहुत बार प्रूफ रीड कराने के लिए मुझे अक्सर कराने पड़ते हैं किताबों के लिए। तो क्या होता है, वो आज भी पेन कॉपी लिए बैठी हैं। आपको टेक से भी होना पड़ेगा। फ़ॉन्ट्स क्या है, यूनिकोड क्या है, कंप्यूटर क्या है, लैंग्वेज क्या है, इससे इसके साथ थोड़ी शनासाई, थोड़ी जान-पहचान ज़रूरी है। तो हिंदी आपको बहुत आगे तक ले जाएगी अगर आपने उसके उसके साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ लिया। बस इतना ही संदेश है कि हिंदी को अच्छा पढ़िए, हिंदी साहित्य ही है जो आपको बेहतर समझने की नज़र देगा। बिल्कुल सही कहा आपने। हिंदी सिर्फ़ मातृभाषा ही नहीं है, हिंदी हमारी शान है, हमारी आन है और हिंदी साहित्य संस्थान की ओर से, पूरी टीम की ओर से मैं आपका विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। हमसे आप जुड़ी, इतनी सारी आपने आपने जीवन की बातें साझा की और पूरा समय हम आपके बचपन तक नहीं जा पाए क्योंकि पूरा समय हमने उस बात को जीने में, उस बात को जानने में लगा दिया कि इतनी लंबी यात्रा आपने कैसे की और कैसा रहा आपका अनुभव। तो डॉक्टर कायनात काज़ी हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातें करने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार। बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया। सारी शुभकामनाएँ हमारी ओर से कि आप और आगे जाएँ, बहुत सारी यात्राएँ और करें। जो इच्छा आपकी है, उस इच्छा को ईश्वर पूरा करें और भारत के जो संस्कृति और सभ्यता और जो भारत का जो एक रूप है, उस रूप को जो सहेजने का आप काम करें, बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, अद्भुत है। उस रूप को सहेजने का जो आप काम कर रही हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त हो और वो सारी इच्छाएँ आपकी पूर्ण हो, जो आप चाहती हैं कि भारत को हम इस रूप में भी लोगों तक पहुँचाएँ। आपका बहुत-बहुत आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद। सद्भावनाओं के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हम डॉक्टर कायनात काज़ी से बातचीत कर रहे थे और इस कार्यक्रम को मैं समापन की ओर लेकर जाऊँगी इस शेर के साथ जो श्री भारत भूषण आर्य जी का शेर है नववर्ष के लिए कि बरस होगा नया हर दिन, खुशी से भर उठेगा घर। बरस होगा नया हर दिन, खुशी से भर उठेगा घर, कड़कती ठंड में बेकस की खातिर भी दुआ करना। तो उन लोगों के लिए भी हम दुआ करें जो कहीं न कहीं वंचित हैं और उनको ज़रूरत है। इसी कामनाओं के साथ विदा लेती हूँ अगली बार फिर किसी खूबसूरत किरदार के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।